बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम माय डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम क्लास 11 फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 2 जिसका नेम फोर्स एंड मोशन है, इसका टॉपिक नंबर 2.6 जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है, इसे पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, ये वाला टॉपिक आपके बोर्ड एग्ज़ाम में एज अ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है और अक्सर पेपर में आता है। अब ये लॉन्ग क्वेश्चन पेपर के अंदर किस तरीके से पूछा जाता है, आइए उसके बारे में जान लेते हैं। तो आपकी टेक्स्ट बुक में चैप्टर नंबर 2 की एक्सरसाइज के जो कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चंस मौजूद हैं, उसका क्वेश्चन नंबर 2.5 इसी बारे में है। आइए इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं। तो लिखता है कि डिराइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन, यानी प्रोजेक्टाइल मोशंस के अंदर ये कुछ उसने एक्सप्रेशंस यानी फार्मूलाज इनके आपने ड्राइव करने हैं। किसका फार्मूला? टाइम ऑफ फ्लाइट का, हाइट अटेंड का और रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। ये फार्मूलाज आपने ड्राइव करने हैं। अच्छा, अगर आप कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन नंबर 2.4 देखें तो वो भी प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में है। उसमें उसने पूछा हुआ है कि व्हाट इज़ प्रोजेक्टाइल मोशन एक्सप्लेन। तो मैं आपको बता दूं, अगर आप इस वीडियो पर न्यू आए हैं तो हमने इससे जो प्रीवियस वीडियो है उसमें हमने प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 डिस्कस किया, जिसमें मैंने समझाया कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होती है, उसकी एग्जांपल्स बताई और प्रोजेक्टाइल मोशन की 2 टाइप्स, हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल और ओब्लीक प्रोजेक्टाइल को डिस्कस किया। और इसके जो मैथमेटिकल डेरिवेशंस हैं जो आपकी बुक के अंदर हुई है वो मैंने अच्छे तरीके से समझाई। तो अगर आपने इससे पिछली वीडियो जो कि प्रोजेक्टाइल मोशन का पार्ट 1 है वो नहीं देखी तो आप पहले उसको ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको इस लेक्चर की अच्छे से समझ आ पाएगी। तो यानी आपको समझ आ गई कि इस वीडियो के अंदर हमने प्रोजेक्टाइल मोशन की जो 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, टाइम, हाइट और रेंज, इनके फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, इनकी डेफिनेशन समझनी है। तो आइए स्टूडेंट्स, लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले आप एक काम कीजिए, आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में कर लें और सेटिंग्स में जाकर वीडियो की क्वालिटी को फुल कर लें, ताकि जो मैं वाइट बोर्ड पर लिखूंगा वो आपको क्लियर नज़र आए और आप अच्छे से समझ सकें। स्टूडेंट्स, आप समझ चुके हैं कि हमने टाइम, हाइट और रेंज, इनके फार्मूलाज ड्राइव करने हैं, इनकी डेफिनेशंस भी लिखनी है। तो क्यों ना हम पहले इन तीनों को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि ये टर्म्स जो हैं ये किस बारे में है, इनका कॉन्सेप्ट क्या है। तो प्रोजेक्टाइल मोशन इससे पिछली वीडियो में मैं आपको समझा चुका हूँ क्या होती है। देखें, हमारे पास 2 डायमेंशनल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। 2 डायमेंशन का मतलब ऐसी मोशन जिसमें 2 एक्सिस इन्वॉल्व हो, यानी 2 एक्सिस एट अ टाइम इन्वॉल्व हो। लेट करें हमारे पास 2 एक्सिस हैं, 2 परपेंडिकुलर लाइंस, इनको हम बोलते हैं एक्सिस। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन है, इसको हम एक्स एक्सिस का नाम देंगे, मैंने एक्स के साथ मेंशन कर दिया। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है और वर्टिकल लाइन को हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये मेरे पास है वाई एक्सिस। जिस तरीके से जिस ज़मीन पे, जिस फर्श पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये क्या है? ये एक्स एक्सिस है। और मेरे साथ ये जो दीवार है ये क्या है? ये वाई एक्सिस है। तो अब लेट करें हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट से मुराद हमारे पास एक फुटबॉल है। इस तरीके से ये मेरे पास एक फुटबॉल है, ज़मीन के ऊपर पड़ा हुआ है। जब हम फुटबॉल को किसी एंगल के ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं, किक लगाते हैं, थ्रो करते हैं, तो जो ये फुटबॉल है ये कैसे मूव करता है? लेट करेंगे, देखें, ये इस तरीके से आगे जाएगा, ऊपर जाएगा, चूँकि हमने इसको किसी एंगल के ऊपर हिट किया तो इस तरीके से ऊपर जाएगा। जैसे जैसे ऊपर जाएगा इसको ग्रेविटी की फोर्स नीचे अट्रैक्ट कर रही है, जिसकी वजह से इसकी स्पीड स्लो होती जाएगी और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके ये इस तरीके से वापस आएगा। वापस आते आते इसकी स्पीड जो है वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और आखिरकार ये ज़मीन के ऊपर आकर हिट हो जाएगा। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को जब आप किसी एंगल पे थ्रो करते हैं तो वो एट अ टाइम 2 एक्सिस में मूव करता है। ये जो फुटबॉल है आगे भी जा रहा है, आगे जाने का मतलब एक्स एक्सिस में मूव कर रहा है और उसके साथ साथ ऊपर और नीचे भी आ रहा है, यानी इसमें वाई एक्सिस वाली मोशन भी इन्वॉल्व है। तो ऐसी मोशन जिसमें बॉडी साइमल्टेनियसली एक ही वक्त में दोनों एक्सिस में मूव करे, एक्स एक्सिस में भी जा रही हो, वाई एक्सिस में भी जा रही हो, ऐसी मोशन को हम बोलते हैं 2 डायमेंशनल मोशन या फिर प्रोजेक्टाइल मोशन।
अब स्टूडेंट्स यहाँ पर दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले हम उनकी बात करते हैं। जिस पॉइंट से आपने बॉडी को थ्रो किया, प्रोजेक्ट किया, फेंका, इनिशियल पॉइंट, उसको हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन का, ठीक है। पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, प्रोजेक्ट मतलब थ्रो करना, फेंकना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन यानी जहाँ पे हमने फुटबॉल को रखा और उसको किक लगाई ना, वो वाला पॉइंट जहाँ पे फुटबॉल पड़ा था उसको किक लगी और वो मूव करना शुरू हुआ, उस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। याद रखना है, ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, हमने आगे डेफिनेशंस के अंदर इनमें यूज करने हैं। अब इस तरीके से फुटबॉल आप जानते हैं, उसको जब थ्रो करेंगे मूव करेगा, ऐसा ऐसा कम होता जाएगी उसकी वेलोसिटी, क्योंकि उसको ग्रेविटी डाउनवर्ड अट्रैक्ट कर रही है, फिर ग्रेविटी उसको डाउनवर्ड अट्रैक्ट करके नीचे ले आएगी और वो आगे जाकर किसी पॉइंट पर गिर जाएगा, हिट होगा, जमीन के ऊपर लैंड कर जाएगा। तो जहाँ पे वो गिरेगा ना, इस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। देखिए लैंड करना, जिस तरह ना एरोप्लेन लैंड गए यानी ज़मीन के ऊपर वापस आ गया, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट वापस ज़मीन पे आ गया, तो जिस पॉइंट पे ये गिरा है उस पॉइंट को हम नाम देते हैं पॉइंट ऑफ लैंडिंग। और एक ये पॉइंट भी होता है, इस पॉइंट को बोलते हैं हाईएस्ट पॉइंट, यानी वो पॉइंट जिस पे जाके जो ऑब्जेक्ट है वो वापस आना शुरू होता है ज़मीन से, जो हाईएस्ट पॉइंट है, ठीक है, इसको हम क्या नाम देते हैं? हाईएस्ट पॉइंट का। समझ आ गई? और जिस बॉडी को आप थ्रो कर रहे हैं, चाहे वो फुटबॉल हो चाहे ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं इस तरीके से थ्रो करूंगा तो ये भी 2 डायमेंशनल मोशन में मूव करेगा, इसकी मोशन भी प्रोजेक्टाइल मोशन ही कहलाएगी। तो जिस ऑब्जेक्ट को आप थ्रो कर रहे हैं उसको हम प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। ये सारी टर्म्स जो है इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर हम पढ़ चुके हैं। अब हम इन तीनों की बात करते हैं, ठीक है, इन तीनों की बात करेंगे। अब आप जानते हैं कि यहाँ पर हमने इसको कुछ ना कुछ इनिशियल वेलोसिटी दी है जिसकी वजह से ये मूव किया है। तो ये ऑब्जेक्ट यहाँ से गया और कुछ टाइम के बाद ये वापस ज़मीन पे आ गया, इसको कुछ ना कुछ टाइम तो लगेगा ना, चाहे इसको चंद सेकंड लगे, 5 सेकंड लगे, 10 सेकंड लगे। लेट करें अगर आपने किसी मिसाइल को फायर किया तो वो भी इस तरीके से जाएगा, अगर वो काफ़ी दूर जा गिरता हो सकता है उसको 2 मिनट लग जाए, 3 मिनट लग जाए। बात समझिएगा कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो कितने टाइम के बाद जो है वो वापस ज़मीन पे आता है, तो उस टाइम को हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का, जो कि उसने हमसे पूछा हुआ है। यानी कि ऑब्जेक्ट को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक आने में, हवा के अंदर अंदर रहने में, यहाँ से यहाँ तक आने में जो टाइम लगा है उसको हम क्या नाम देंगे? टाइम ऑफ फ्लाइट का। नाम से ही पता चल रहा है कि बॉडी को आपने थ्रो किया, वो कुछ टाइम के बाद वापस गिरी, तो जहाँ से थ्रो किया और जहाँ पे वो ज़मीन के ऊपर हिट हुई, वापस ज़मीन पे आ गई, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान जो बॉडी को टाइम लगा है उसको हम नाम देंगे टाइम ऑफ फ्लाइट का। याद रखिएगा, ये डेफिनेशन भी इसकी लिखी हुई है, ठीक है, चूँकि हमने पहले इसी का फॉर्मूला ड्राइव करना है, तो ये डेफिनेशन अगर आप देखें, मैं आपको डेफिनेशन पढ़ा देता हूँ ताकि एक बात तो क्लियर होना, एक डेफिनेशन तो क्लियर हो जाए, बाकी हम साथ साथ करेंगे। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, मैंने आपको अभी समझाया। द टाइम टेकन बाय बॉडी, ये एक बॉडी है जिसको हमने थ्रो किया, तो इसको टाइम लगा कहाँ से कहाँ तक? टू कवर द डिस्टेंस फ्रॉम द प्लेस ऑफ इट्स प्रोजेक्शन टू प्लेस वेयर इट हिट द ग्राउंड। यानी वो जगह जहाँ से हमने इसको प्रोजेक्ट किया, वो प्लेस, वो जगह से, और वो प्लेस जहाँ पे ये वापस जाकर ग्राउंड के ऊपर हिट हुआ, यानी पॉइंट ऑफ लैंडिंग, इस प्लेस से इस प्लेस तक जाने में, एक जगह से दूसरी जगह जहाँ पे वो गिरा है वहाँ तक जाने में जो इसको टाइम लगा, उसको हम नाम देते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो टाइम ऑफ फ्लाइट का तो चलिए आपको समझ आ गई, इसका ये फॉर्मूला है T = 2VI sin θ/g। कैसे आता है मैं आपको कंप्लीट डेरिवेशन इसकी करवाने वाला हूँ। फिलहाल हम इन दोनों की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं ताकि जब हम इनके डेफिनेशंस लिखें तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा, हाइट क्या है? हाइट ये है कि मैक्सिमम जो वर्टिकल पॉइंट है, यानी सबसे ऊपर वाला पॉइंट, इसका जो ये एक्स एक्सिस से हॉरिजॉन्टल से ज़मीन से जो बुलंदी है, फासला है, वर्टिकल डिस्टेंस, उसको हम नाम देते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। यानी कि मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस। वर्टिकल डिस्टेंस कैसे लेते हैं? ऊपर की जानिब लेते हैं। अब देखें, आप इस पॉइंट से भी तो वर्टिकल डिस्टेंस ले लेते हैं, ये ज़मीन से इतनी हाइट पे है, लेकिन ये मैक्सिमम नहीं है। मैक्सिमम कौन सा होगा? हाईएस्ट पॉइंट का जो हमारे पास ज़मीन से वर्टिकल डिस्टेंस है उसको हम नाम देते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। कलेक्ट करें, अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को इस तरीके से बॉल को थ्रो करते हैं ना, तो आप जानते हैं वो ऊपर जाएगा, ऊपर जाता जाता उसकी स्पीड कम होती जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे जाके आखिरकार उसने वापस भी तो आना ना। तो जिस पॉइंट से वो वापस आया है
उस पॉइंट की ज़मीन से कितनी हाइट है, इसको हम नाम देंगे हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। आप देखते भी हैं कि इतनी हाइट पे किसी बैट्समैन ने छक्का लगाया, इतनी हाइट पे गया, तो वो मतलब कि हाइट क्या होती है, ज़मीन से जो मैक्सिमम पॉइंट है, जहाँ वर्टिकल पॉइंट जहाँ से वापस आ रहा है ऑब्जेक्ट, उस पॉइंट तक का जो फासला होता है उसी को तो हाइट कहते हैं। तो ये हमारे पास है हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो इसको भी हम डिफाइन करेंगे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे, इसके फॉर्मूला की डेरिवेशन में मैं आपको करवाऊंगा, ठीक है। उसके बाद रेंज क्या है, रेंज बोलते हैं जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है उसको, यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से आपने थ्रो किया ये वाला पॉइंट, और ये जहाँ पे लैंड किया, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक का जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो ज़मीनी फासला है, उसको हम नाम देते हैं रेंज का, और इसको आर के साथ शो करते हैं। यानी लेट करें अगर किसी बैट्समैन ने छक्का लगाया, जिस तरह अफरीदी ने छक्का लगाया था, तो वो 156 मीटर दूर जाकर गिरा, तो वो क्या है, वो रेंज है, यानी इतनी दूर जाकर गिरा, ठीक है। कितना ऊपर गया ये हाइट, कितना दूर गया ये रेंज, कितना टाइम लगा ये क्या है, ये टाइम है। तो ये 3 टर्म्स हैं जिनको हमने अभी क्या करना है, ड्राइव करना है। अब मैं उम्मीद करता हूँ आपको इन तीनों का जो बेसिक ओवरव्यू है ये समझ आ गया होगा। अब हम इसको पढ़ेंगे तो आप इसको इजीली समझ जाएंगे। तो हम इसी तरतीब के साथ इसको सॉल्व करेंगे। उसने पहले टाइम ऑफ फ्लाइट पूछा, तो मैंने टाइम ऑफ फ्लाइट की हेडिंग दे दी, ठीक है, और इसकी डेफिनेशन भी मैंने आपको पढ़ के समझा दी। फार्मूला जो है वो मैंने लिख दिया है। फार्मूला की डेरिवेशन समझिएगा, थोड़ी सी थ्योरी है, जारी सी बात है, हम डायरेक्ट मैथ शुरू नहीं कर सकते, थोड़ी सी थ्योरी, थोड़ी सी लाइनें हमें लिखनी पड़ती हैं जो कि अच्छी होती हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कंसीडर अ बॉडी, लेट करें हमारे पास एक बॉडी है, जिस तरह ये बॉडी थी, इज प्रोजेक्टिंग विद वेलोसिटी वी आई, इसको हमने प्रोजेक्ट किया मतलब थ्रो किया। भाई जारी बात है, थ्रो करेंगे तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी देंगे, ज़्यादा वेलोसिटी देंगे तो वो ज़्यादा दूर जाएगा, कम वेलोसिटी देंगे तो वो थोड़ा करीब गिर जाएगा। तो इसको वेलोसिटी क्या दी, वी आई, मतलब इनिशियल वेलोसिटी, मेकिंग एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, और ये जो ऑब्जेक्ट है इसको हमने किसी न किसी एंगल पे थ्रो किया है, और एंगल इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो क्या है, वो थीटा है। तो हमने इसको सिंपल पहले बताया कि हमारे पास एक बॉडी है, उसको हमने प्रोजेक्ट किया, थ्रो किया, और किसी न किसी एंगल पे थ्रो किया, तभी तो वो प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ठीक है, थ्रो कर दिया। अब इसके बाद एक सेंटेंस और है, बिल्कुल छोटा सा, इसको समझिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये हमने मैथ में यूज़ भी करना है आगे। तो एज द बॉडी गोज अप एंड कम्स बैक टू द सेम लेवल, देखें बॉडी ज़मीन से, जिस तरह हमारे पास फुटबॉल, इसको आप ज़मीन के ऊपर इस तरीके से किक मारते हो तो वापस ऊपर जाकर वापस कहाँ पे आता है, वापस भी तो ज़मीन पे ही आता है ना। यानी जिस लेवल से वो गया उसी लेवल पे वापस आ गया, जिस सरफेस से गया उसी सरफेस पे वापस आ गया। तो सो इट कवर्स नो वर्टिकल डिस्टेंस, तो उसका वर्टिकल डिस्टेंस 0 है। भाई वर्टिकल डिस्टेंस 0 क्यों है, देखें लेट करें अगर वो 10 मीटर ऊपर गया है, ठीक है, 10 मीटर क्या गया है, ऊपर गया है, तो भाई फिर 10 मीटर नीचे भी तो आ गया है ना। जितना ऊपर जाएगा वापस भी तो उतना आना ही पड़ेगा। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगा, जो ऊपर गया है वो वाला 10 मीटर, और नीचे आया है 10 मीटर, उसको हम ऐड कर देंगे। अब देखें चूंकि दोनों अपोजिट है, अगर एक को प्लस लेंगे दूसरे को फिर माइनस लेंगे, चूंकि ये ऊपर जा रहा है इसकी डायरेक्शन डाउनवर्ड है, तो जब आप प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो ये कट जाएगा। तो टोटल जो हमारे पास हाइट है ना वो क्या हो गई, 0, जिस पॉइंट से गया उसी पॉइंट पे वापस आ गया, तो टोटल जो उसका डिस्प्लेसमेंट है वो क्या हो जाएगा, वो 0। तो यहाँ पर डिस्टेंस को आप चाहे s के साथ शो करें चाहे आप h के साथ शो करें, वो क्या है, 0 है। अब ये जो टाइम है इसका फार्मूला ड्राइव करने के लिए हम सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ करेंगे। इससे प्रीवियस वीडियोस के अंदर हम इक्वेशंस ऑफ मोशंस की डेरिवेशन कर चुके हैं बाय सिंपल मैथमेटिकल तरीके से भी और ग्राफिकल तरीके से भी, वो भी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, उस वीडियोस को देख लीजिए अगर आपने नहीं देखी। तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, S इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। अब आपने ये इसमें डायग्राम भी बनानी है जिसमें आपने शो करना है कि बॉडी है, उसको आपने किसी एंगल पे थ्रो किया, ये इनिशियल वेलोसिटी वी आई है, और हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होती है। आपकी बुक के में भी यही डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, और आप इसको देख सकते हैं, यही डायग्राम जो बुक वाली है आप यहाँ पर बनाइएगा। अब ये हमारे पास क्या है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, इसको यूज़ करके, इसको सॉल्व करके हमने ये वाला फार्मूला लेके आना है। कैसे लेके आते हैं आइए मैं आपको समझाता हूँ। अब यहाँ पर ना कुछ चेंजिंग हमने करनी है। देखिए एक तो हमने बॉडी को ऊपर की जानिब फेंका, यानी एस तो नहीं, हमने सीधा तो नहीं फेंका, हमने तो उसको ऊपर फेंका, तो हम फिर वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट लेंगे, ऊपर वाला। ऊपर वाला कौन सा होता है, वाई वाला, तो वेलोसिटी का वाई वाला कंपोनेंट लेंगे। और आप जानते हैं यहाँ पर एक्सेलरेशन भी कौन सा होगा, वाई वाला होगा, और वाई एक्सिस के अंदर जो एक्सेलरेशन होता है वो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के इक्वल होता है। तो हमने ये ना यहाँ पर सेकंड इक्वेशन को यूज़ तो किया लेकिन उसकी वर्टिकल फॉर्म यूज़ की,
ठीक है, ये फार्मूला हम इससे जो पार्ट 1 है प्रोजेक्टाइल मोशन का उसमें हम ये ड्राइव कर चुके हैं। उसमें मैं आपको समझा चुका हूँ कि कोई भी फार्मूला उसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं, वर्टिकल फॉर्म में कैसे यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर हम इसका वर्टिकल फॉर्म ही यूज़ करेंगे। इस फार्मूला के अंदर हमने कुछ चेंजिंग करनी है और वो चेंजिंग क्या है वो मैं यहाँ पर लिखने लगा हूँ। देखिएगा, सबसे पहले हमने उसको मेंशन कर दिया थ्योरी के अंदर, जो डिस्टेंस है वो क्या है, वो 0 है। देखिए मैंने यहाँ पे बता दिया डिस्टेंस और टोटल हाइट क्या है, वो 0 है। और वेलोसिटी का हम कौन सा कंपोनेंट ले रहे हैं, वाई कंपोनेंट ले रहे हैं। तो वाई कंपोनेंट क्या होता है, वी आई वाई, वी आई साइन थीटा होगा, ठीक है ना। तो अगर एक्स हो तो एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है, वाई कंपोनेंट के साथ क्या आता है, साइन थीटा आता है। जिस तरीके से ये है ना, जब ये देखें ये इस तरीके से तो इसका आप कंपोनेंट बना लें। ये एक कंपोनेंट इसका ये बनेगा जो वी आई कॉस थीटा होगा, चूँकि ये वी आई है, और ये बनेगा वी आई साइन थीटा। तो हम इसका वाई कंपोनेंट जो है वो ले रहे हैं, चूँकि हमने इसको वाई एक्सिस में थ्रो किया है। और उसके बाद जो हमारे पास एक्सेलरेशन है, अगर आप उसको देखें तो एक्सेलरेशन जो है वो क्या होगा, वो हमारे पास होगा माइनस जी। तो भाई माइनस जी क्यों है, प्लस जी क्यों नहीं लिया। अब ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो ग्रेविटी किस तरफ अट्रैक्ट कर रही है, नीचे अट्रैक्ट कर रही है। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी ऊपर है, ग्रेविटी नीचे है, ऑपोजिट डायरेक्शन है। तो ऑपोजिट डायरेक्शन हो तो फिर जी के साथ क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं, ठीक है ना। तो हमने इस फार्मूला के अंदर अकॉर्डिंग टू हमारा जो सिनेरियो है, जो सीन है, उसके मुताबिक हम इसमें इस फार्मूला में ये चेंजिंग करेंगे। तो आइए चेंजिंग करते हैं। तो सो यानी अब ये क्या बनेगा, s को आप क्या पुट कर दें, पहले s को 0 पुट कर दें जी, s 0 पुट हो गया, इज इक्वल टू, उसके बाद है वी आई वाई। तो इनिशियल वेलोसिटी का y कंपोनेंट ये क्या होगा, वी आई साइन थीटा होगा, ठीक है। इसको मैंने वी आई साइन थीटा लिख दिया, और साथ ये जो t है उसको आप एज इट इज़ लगा दें, ठीक है। वी आई वाई की जगह पे ये ब्रैकेट के अंदर वी आई साइन थीटा पुट कर दिया, जो साथ t है उसको एज इट इज़ लिख लिया। उसके बाद है प्लस, तो प्लस लिखें 1/2। उसके बाद है ए, एक्सेलरेशन का क्या है, माइनस जी है, तो इसको आप माइनस जी लिख दें, और साथ है टी का स्क्वायर, तो मैंने यहाँ पर टी स्क्वायर लगा दिया। अब इसके बाद सिंप्लीफिकेशन ही है, बड़ी सिंपल सी है, तो सॉल्व करते हैं। ये बनेगा वी आई साइन थीटा और टी, इसको हम एक दफ़ा ऐसे ही लिख लेते हैं। इसको पता क्या करते हैं, ये माइनस जो है इस यहाँ पे ले आते हैं, तो प्लस माइनस माइनस होता है, इतनी मैथ तो आपको आती है। 1/2 जी टी स्क्वायर, यानी हम माइनस बाहर ले गए। अब एक काम करेंगे, ये माइनस वाला है, अगर हम उसको उस तरफ ले जाएं, दूसरी तरफ ले जाएं, तो उस तरफ जाकर ये क्या हो जाएगा भाई, ये प्लस का हो जाएगा, आप जानते हैं। तो ये उधर जाकर हो जाएगा प्लस का, यानी 1/2 जी टी स्क्वायर इज इक्वल टू वी आई साइन थीटा इंटू टी। समझ आ गई। यानी ये जो है इस तरफ ऐसे ही है, ये माइनस का था, जब इसको दूसरी तरफ लेके जाएंगे तो उधर जाकर ये प्लस का हो जाएगा। अब आमने सामने वाली जो सेम चीज़ें होती हैं वो आपस में कैंसिल हो जाती हैं। जिस तरीके से इस t से एक t कैंसिल हो जाएगा, यानी ये पावर कैंसिल हो जाएगी, एक t फिर भी उधर बच जाएगा। अब देखें यहाँ पर मैं स्टेप करने लगा हूँ, t इज इक्वल टू, चूँकि एक t से एक t काट गया तो एक t रह गया, तो उस t को मैंने लिख लिया वी आई साइन थीटा, ठीक है। इसको मैं लिख रहा हूँ, इस तरफ क्या है, इस तरफ है वी आई साइन थीटा। अब आप बोलेंगे सर आपने इसके साथ टी तो लिख लिया, साथ ये नहीं लिखे। तो भाई हमने उनको भी इधर लेके आना है, चूँकि हमने टाइम का फार्मूला फाइंड करना है ना, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो जिसका फार्मूला फाइंड करें उसको एक साइड पे करते हैं, टी इधर रख लिया। अब इन दोनों को इधर लेके आना है, कैसे लेके आएंगे, देखो ये नीचे है, ठीक है, ये इधर डिवाइड हो रहा है, तो इधर जाकर क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पर 2 इस तरफ ऊपर आ जाएगा ये वाला, और वो जी जो है उधर मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो देखिए ये हमारे पास टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आ चुका है। तो हम लिख लेते हैं, दिस इज फार्मूला ऑफ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला हम ड्राइव कर चुके हैं। आप पेपर के अंदर इसको ऐसे ही सॉल्व कीजिएगा, पहले आप टाइम ऑफ फ्लाइट की हेडिंग दीजिएगा, फिर डेफिनेशन की हेडिंग दे के इसकी डेफिनेशन लिखिएगा, जो मैं आपको समझा चुका हूँ। फार्मूला फिर एक दफ़ा अलग से लिख दीजिएगा, और फिर डेरिवेशन के अंदर ये दो छोटे से सेंटेंस और ये छोटी सी डायग्राम, और इस तरीके से इतनी मैथ, ये स्टेप्स आपने कंप्लीट करने हैं। अब स्टूडेंट्स हम यहाँ पर टाइम ऑफ फ्लाइट को कर चुके हैं कंप्लीट। अब हम करेंगे हाइट अटेंड, जिसको हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम देते हैं। तो मैं यहाँ पर इसकी हेडिंग दे लेता हूँ, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ते हैं। डेफिनेशन में आपको वैसे इसके बारे में समझा चुका हूँ। यहाँ पर ये डायग्राम छोटी सी बनी हुई है, चले इसी से देख लेते हैं।
देखें जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो जब वो हाईएस्ट वर्टिकल पॉइंट तक जाता है, ये वाला जो पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है। इस तरीके से जब ऑब्जेक्ट को थ्रो करेंगे तो वो ऊपर जाकर वापस आएगा। तो उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसका ज़मीन से फासला, यानी वो ज़मीन से कितनी ज़्यादा से ज़्यादा बुलंदी तक गया है, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल डिस्टेंस। चूँकि ये वाई एक्सिस में है तो इसको हम नाम देते हैं हाइट का। ठीक है, इसमें आपने यही डायग्राम बनानी है जो आपने उसमें बनाई है। बस यहाँ पर आप मेंशन कर दें कि ये क्या है, ये हाइट है। आपकी बुक में भी डायग्राम बनी है, आप इसको देख सकते हैं। बस जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको आपने इस तरीके से नीचे एक्स एक्स तक लेके आना है और दरमियान में एच लगा देना है, यानी इसको हाइट से शो कर देना है। तो ये क्या है, ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो ऑब्जेक्ट ने कवर किया, यानी ज़्यादा से ज़्यादा वो कितना ऊपर गया, ऊपर जाने वाला डिस्टेंस वर्टिकल डिस्टेंस। तो मैक्सिमम जो वर्टिकल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट ने कवर किया वाई एक्सिस में, यानी जिस पॉइंट से वो वापस आएगा वो वाले पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। इसी को हम नाम देते हैं हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, यही बात है कि द मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कवर्ड बाय प्रोजेक्टाइल इज कॉल्ड हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को, प्रोजेक्टाइल यानी वो ऑब्जेक्ट जिसको आप थ्रो कर रहे हैं, उसको थ्रो करते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा कितना ऊपर जाकर वापस आता है, ज़्यादा से ज़्यादा कितना वाई एक्सिस में जाता है, वर्टिकल डिस्टेंस जो मैक्सिमम वो कवर करेगा उसको हम नाम देंगे हाइट का। ठीक है, ये ऊपर जाने वाला डिस्टेंस क्या होता है, वर्टिकल डिस्टेंस। तो हाईएस्ट पॉइंट से जो ज़मीन तक का फासला है ये वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा। अच्छा देखें, आप इस पॉइंट से भी तो नीचे डिस्टेंस ले सकते हैं लेकिन वो मैक्सिमम नहीं होगा। जो हाईएस्ट पॉइंट है इसका जो डिस्टेंस है वो लेना है, वो मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कहलाएगा और इसी को हम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का नाम देंगे। फार्मूला क्या होता है, हाइट को हम स्मॉल एच के साथ शो करते हैं। आपकी बुक के ऊपर उसने स्मॉल एच के साथ शो किया है, कैपिटल एच के साथ भी शो कर सकते हैं लेकिन अकॉर्डिंग टू बुक आप स्मॉल एच से शो कीजिएगा। इज इक्वल टू वी आई स्केयर इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g। थीटा क्या है, जो ऑब्जेक्ट एक्स एक्सिस के साथ बना रहा है। डेरिवेशन शुरू करते हैं। अच्छा, डेरिवेशन के स्टार्ट में ना आपने ये जो सेंटेंस है, कंसीडर अ बॉडी इज प्रोजेक्टिंग विद इनिशियल वेलोसिटी मेकिंग एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल, ये आप लिख देना। ठीक है, इसको लिखने के बाद ये जो दूसरा सेंटेंस है ये नहीं लिखना, इस जगह पे आपने ये लिखना है कि एट मैक्सिमम हाइट, जब बॉडी हाईएस्ट पॉइंट पे जाता है। अब देखिए मैं आपको बताता हूँ कि वर्टिकल जो वेलोसिटी है ना वो ऊपर जाते जाते कम होती है। कैसे, जब हम ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं ना तो आगे भी जा रहा होता है और ऊपर भी जा रहा होता है। तो जैसे जैसे उसका ऊपर जाने वाली वेलोसिटी ऐसा ऐसा कम होती है और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके जो उसके वर्टिकल वेलोसिटी वो जीरो हो चुकी होती है, जो कि उसके बाद उसने वापस आना होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट रहती है। ये मैं पिछले लेक्चर के अंदर बहुत ही डिटेल में समझा चुका हूँ, इस बात को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त तरीके से समझाया। तो एट मैक्सिमम हाइट द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज जीरो, यानी वेलोसिटी का जो वर्टिकल कंपोनेंट है, यानी इसके बाद वो मजीद तो ऊपर जाएगी नहीं, तो उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो लिहाजा यहाँ पर हमने यानी जो वेलोसिटी का वर्टिकल कंपोनेंट है वो जीरो पुट करना है। अच्छा स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले ही बता दूं कि अब हमने सिर्फ यहाँ तक जाना है, यानी ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये वाला क्या है, इनिशियल पॉइंट जहाँ पे आपने थ्रो किया, और मैक्सिमम हाइट जो है ये आपका फाइनल पॉइंट है, जो कि हमने मैक्सिमम हाइट तक जाना है। तो वो क्या होगा, वो हमारा फाइनल पॉइंट होगा। तो यानी यहाँ पर ये जो वेलोसिटी है ये फाइनल होगी और फाइनल वाली वेलोसिटी हमने क्या पुट करनी है, ज़ीरो, जो कि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी का जो वाई कंपोनेंट है वो जीरो हो चुका होता है। ये इनिशियल वेलोसिटी है और इनिशियल वेलोसिटी का हम यहाँ पर क्या लेंगे, वाई कंपोनेंट ही लेंगे, जिस तरीके से हमने यहाँ पर लिया है। ये देखें इनिशियल का वाई कंपोनेंट। थर्ड इक्वेशन यूज़ करेंगे। थर्ड इक्वेशन आपके सामने लिखी हुई है, आप इसको पढ़ लीजिए। 2as इज इक्वल टू वी एफ स्केयर माइनस वी आई स्केयर। और यहाँ पर हमने सारी वर्टिकल चीज़ें यूज़ करनी है यहाँ पे, यानी हमने ए का जो वाई कंपोनेंट है वो लेना है, एक्सेलरेशन भी वर्टिकल वाला लेना है, फाइनल वेलोसिटी भी वर्टिकल वाली लेनी है, इनिशियल वेलोसिटी भी क्या लेनी है, वर्टिकल वाली लेनी है। अब इसके अंदर हम चेंजिंग करेंगे। भाई चेंजिंग कैसे करेंगे, ध्यान के साथ समझिएगा। अब आपको पता चल गया कि एक्सेलरेशन जो है, चूँकि हमने बॉडी को ऊपर थ्रो किया तो एक्सेलरेशन क्या होगा, माइनस जी होगा। यहाँ पर हम इसको पुट कर चुके हैं। उसके बाद जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी है वो तो उसको हमने वाई एक्सिस में थ्रो किया, तो इनिशियल का वाई कंपोनेंट लेना है, जो होगा वी आई साइन थीटा। वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है, यहाँ पर हम इसको यूज़ कर चुके हैं। उसके बाद जो फाइनल वेलोसिटी है, चूँकि हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वेलोसिटी जीरो हो जाती है तो उसको हम जीरो पुट करेंगे। फाइनल वेलोसिटी हाईएस्ट पॉइंट हमारा फाइनल पॉइंट है। और जो डिस्टेंस है उसको हम एच पुट करेंगे। भाई क्यों एच पुट करेंगे, चूँकि हमने डिस्टेंस को नाम ही एच का दिया है। ये डायग्राम आपने यहाँ पर बनानी है, ठीक है, इसकी थ्योरी के बाद आपने ये डायग्राम बनानी है। अब इसके अंदर हम ये पुट कर देते हैं ये वाली चीज़ें, तो देखिएगा। सो ये वाली इक्वेशन क्या बनेगी, ये हमारे पास आएगी 2
एक्सेलरेशन को हम -g पुट करेंगे, मैंने यहाँ पर बता दिया, और डिस्टेंस को हम h पुट करेंगे जो कि हमारे पास डिस्टेंस हाइट की फॉर्म में है, इज इक्वल टू हमारे पास है VFY का स्केयर, और VFY क्या है वो तो हमारे पास 0 है, तो 0 का स्केयर लगा दें, माइनस इनिशियल जो है वो हमारे पास है VI साइन थीटा, और चूंकि इसके ऊपर स्केयर है तो इसके ऊपर भी क्या लगाएंगे, स्केयर लगाएंगे। यानी हमने हाइट का ये वाला फार्मूला ड्राइव करना है, और उसको डेरिवेशन के लिए हम थर्ड इक्वेशन यूज़ कर रहे हैं, और थर्ड इक्वेशन के अंदर हमने अपने केस के मुताबिक, अपने इस थ्योरी के मुताबिक चेंजिंग कर दी। हमने एक्सेलरेशन को -g पुट किया, डिस्टेंस हमारे पास हाइट है, हाइट की फॉर्म में है, फाइनल जो पॉइंट है वो हाईएस्ट पॉइंट है, वहाँ पे वेलोसिटी 0 होती है हाईएस्ट पॉइंट पे, आप सभी जानते हैं। इनिशियल चूँकि हमने y एक्सिस में थ्रो किया तो हम इनिशियल का y कंपोनेंट ही यहाँ पर लेंगे। तो अब इसको थोड़ा सा बस सॉल्व करना है, ये माइनस शुरू में ले जाएं, यानी मल्टीप्लाई हो रहे हैं तीनों, तो -2gh आ जाएगा, ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 0 का स्केयर 0 ही होता है, ठीक है, तो आप इसको लिख लें, 0 का स्केयर 0 माइनस इसका स्केयर ओपन करें, ये क्या बनेगा, VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको दोबारा फिर लिखें, -2gh इज इक्वल टू माइनस VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। भाई 0 कहाँ पर गया, तो 0 को आप ना भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। अब माइनस से माइनस कट जाएगा, ठीक है, माइनस से माइनस कट जाएगा, या अगर आप इस इक्वेशन को दोनों तरफ माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, इस तरफ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये हमारे पास जब माइनस से माइनस कटेगा तो आप h को इधर रख लें, ये है VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, और 2g इस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, भाई माइनस नहीं हो रहा, ये मत सोचना कि माइनस हो रहा है। चले मैं इसको कर देता हूँ, ये बनेगा यहाँ पर इज इक्वल टू 2gh। भाई ये कैसे आया, आप इस माइनस से इस माइनस को कैंसिल कर दें, जो कि आमने सामने वाली चीज़ें सेम हो तो कैंसिल हो जाते, तो कैंसिल हो गए, तो बाकी जो है ये दोनों आप प्लस के साथ आ गए। तो ये मेरे पास क्या आएगा, h इज इक्वल टू VI स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, 2g उस तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है, चूँकि हमने हाइट फाइंड करनी हो तो हम हाइट को सेपरेट करेंगे, बाकी को इधर ले आते हैं, तो ये 2g इधर आकर क्या हो गया, डिवाइड हो गया। तो लीजिए ये हमारे पास फार्मूला आ चुका है हाइट का, और यही फार्मूला हमने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, दिस इज़ द फार्मूला ऑफ हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो हमने हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल का फार्मूला भी ड्राइव कर लिया। स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, क्योंकि जिस तरीके से आपने इसको पेपर में सॉल्व करना है मैंने वैसे ही सॉल्व करवाया, लेकिन मैंने आपको समझा भी दिया कि जब आप इसकी डेरिवेशन स्टार्ट करें तो आप स्टार्ट वाला ये सेंटेंस लिखें, सेकंड सेंटेंस आप ये लिख दें, उसके बाद ये डायग्राम भी आप यहाँ पर बना दीजिएगा। तो अब हमारे पास टाइम भी हो चुका, हाइट भी हो चुकी, क्या रह गया, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो आइए अब हम रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल को स्टार्ट करते हैं। रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इसकी हेडिंग देंगे और इसकी डेफिनेशन आप समझ लीजिए। मैंने आपको लेक्चर के स्टार्ट के अंदर बताया था कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट को थ्रो करते हैं तो वो कितनी दूर जाकर गिरा, जिस पॉइंट से थ्रो किया वो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन कहलाता है, जिस पॉइंट पे जाकर वो गिरा, जिस ऑब्जेक्ट को थ्रो किया गया वो पॉइंट ऑफ लैंडिंग कहलाता है। तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ लैंडिंग तक का जो ये एक्स एक्सिस के अलॉन्ग हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, इसको हम नाम देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कवर्ड बाय ऑब्जेक्ट from point of projection to point of landing is called range of the projectile। अब आपकी बुक के ऊपर जो डेफिनेशन लिखी हुई है उसको हम ज़रा पढ़ते हैं। The maximum distance which a projectile covers in the horizontal direction is called range of the projectile। सिंपल है ना, कि डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया, प्रोजेक्टाइल यानी ऑब्जेक्ट जो उसने कवर किया, ठीक है, किसके अलॉन्ग, इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, एक्स एक्सिस में। ये देखें ये डिस्टेंस यहाँ से लेकर यहाँ तक ये एक्स एक्सिस वाला डिस्टेंस है, तो इसको हम नाम देते हैं रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल का। यानी कि रेंज का मतलब ये है कि कितनी दूर जाकर गिरा। सिंपल सी बात है, जिस तरीके से मेरे पास ये बोर्ड मार्कर है, इसको मैं ऐसे थ्रो करता हूँ तो इसकी मोशन प्रोजेक्टाइल मोशन है, आगे भी जा रहा है, ऊपर भी जा रहा है, फिर आगे जाता जाता नीचे भी आएगा। 2 डायमेंशनल मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड प्रोजेक्टाइल मोशन। अब जब इसको थ्रो किया है तो कुछ दूर जाकर गिरेगा ना, तो ये कितनी दूर जाकर गिरा, जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है, जो ज़मीनी फासला है, वो कहलाता है रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। जिस तरीके से आप किसी गेंद को थ्रो करते हैं ऐसे करके, तो फिर आप पैदल चल के जाते हैं उसको उठाने के लिए, क्यों जाते हैं, क्योंकि भाई वो थोड़ी दूर जाकर गिरी है, तो कितनी दूर जाकर गिरी है, यही कहलाएगी रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल।
तो ये इसका ये डेफिनेशन हो चुकी है। फार्मूला क्या है, रेंज को हम आर के साथ शो करते हैं, इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये इसका फार्मूला है। अब बेसिकली हमने इस फार्मूला को डिराइव करना है, इसकी डेरिवेशन करनी है, ये कैसे आता है। तो यहाँ पर ये आपकी बुक के अंदर ये छोटी सी लाइन लिखी हुई है। तो उस लाइन के अंदर वो ये कहता है कि टू डिटरमिन द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, अगर हमने रेंज का फार्मूला जो है वो डिटरमिन करना है, मालूम करना है, तो वही मल्टीप्लाई द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी विद द टाइम ऑफ फ्लाइट। तो हमें दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होगा। कौन सी दो चीज़ें हैं? पहली चीज़ हमारे पास है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? टाइम ऑफ फ्लाइट के साथ। तो यही जो सेंटेंस है इसी को हमने यहाँ पर मैथमेटिकली लिख दिया है कि रेंज इक्वल है दो चीज़ों का प्रोडक्ट, दो चीज़ों का मल्टीप्लिकेशन, एक वेलोसिटी का एक्स कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट। स्टूडेंट्स ये फार्मूला कैसे आता है? तो जो पिछली वीडियो है यानी प्रोजेक्टाइल मोशन की, जो इससे प्रीवियस वीडियो मैंने रिकॉर्ड करवाई है, उसमें हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल को जब हम सॉल्व करते हैं तो वहाँ पर हम इस फार्मूला को डिराइव करते हैं, वो वीडियो देख लीजिएगा। और दूसरा तरीका ये है कि आप जानते हैं कि वेलोसिटी होती है डिस्टेंस ओवर टाइम, ठीक है। तो डिस्टेंस को आप यहाँ पर आर के साथ शो कर लें, चूँकि हम जो डिस्टेंस है उसको ना क्या नाम दे रहे हैं, रेंज का। तो डिस्टेंस को चाहे एस के साथ शो करें, चाहे डी के साथ शो करें, चाहे आर के साथ शो करें, कोई मसला नहीं है। तो अगर आर को मैं इधर रखो, ये टी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आर क्या बनेगा? वी मल्टीप्लाई बाई टी। तो यानी कि रेंज इक्वल होगी वेलोसिटी मल्टीप्लाई बाई टाइम। अब चूँकि हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ले रहे हैं, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हम जो है बॉडी का डिस्टेंस ले रहे हैं, तो लिहाजा हमें वेलोसिटी का फिर कौन सा कंपोनेंट लेना पड़ेगा? हॉरिजॉन्टल यानी एक्स कंपोनेंट लेना पड़ेगा। तो रेंज इक्वल आई वेलोसिटी, और वेलोसिटी का कौन सा कंपोनेंट? एक्स कंपोनेंट, और मल्टीप्लाई बाय टाइम, और टाइम कौन सा? टाइम ऑफ फ्लाइट, जिसका फार्मूला हम पहले नंबर पर अभी इसी वीडियो में ड्राइव करके आए हैं। अब यहाँ पर वो लिखा जा चुका है, उसके अंदर हम चेंजिंग क्या पुट करेंगे? तो बाय पुटिंग, यानी इसमें हम क्या पुट करने वाले हैं, देखिएगा वो जो फार्मूला है उसमें हम ये पुट करेंगे कि वी आई एक्स ये इक्वल होता है वी आई कॉस थीटा। आप जानते हैं एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है और वाई कंपोनेंट के साथ साइन थीटा आता है। जब हमने टाइम और हाइट को फाइंड किया तो फिर हमने वेलोसिटी का वाई कंपोनेंट लिया, क्योंकि उसमें हम वर्टिकल जा रहे थे, वर्टिकल कंपोनेंट लिया। अब हम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड कर रहे हैं, तो हमें वेलोसिटी का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को लेना पड़ेगा। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ एक्स कंपोनेंट के साथ कॉस थीटा आता है, और टी जो है टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला आप अभी फाइंड करके आए हैं, क्या होता है? 2vi साइन थीटा ओवर जी, ठीक है। ये हमारे पास फार्मूला है टाइम ऑफ फ्लाइट का, इससे पीछे हम पहले नंबर पर इसको ड्राइव कर चुके हैं। तो इसको पुट करते हैं। ठीक है, ये लिखा हुआ है, इसके नीचे आपने लिखा कि इसमें हम ये पुट करने वाले हैं, वी आई एक्स की जगह ये पुट करने वाले हैं और टी की जगह हम ये पुट करने वाले हैं। तो पुट करते हैं, तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू, भाई वी आई एक्स किसके इक्वल है? ये है वी आई कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2 इंटू इनिशियल वेलोसिटी साइन ऑफ थीटा अपॉन जी। तो ये हमारे पास आ चुका। अब हम इसको थोड़ा सा सॉल्व करने वाले हैं, देखिएगा किस तरह सॉल्व करते हैं। तो ये बनेगा आर इज इक्वल टू, पहले नंबर पर तो आप ये देखें कि वी आई और वी आई मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो वी आई का स्क्वायर बनेगा, तो इसको लिख लेते हैं वी आई स्क्वायर। उसके बाद ये 2 बचा, 2 और साइन थीटा और साथ वो वाला कॉस थीटा, मैंने तरतीब लगा के लिख लिया, ठीक है। ये देखिए सारे कंप्लीट हो गए। ऊपर जो है वी आई और वी आई का स्क्वायर, ये 2 साइन थीटा और कॉस थीटा मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यहाँ पर लिख दिए। और नीचे जो है वो हमारे पास क्या है? जी है, तो यहाँ पर लिख दिया। अब यहाँ पर ना ये एक फार्मूला बनता है, ट्रिग्नोमेट्रिक फार्मूलाज कुछ होते हैं, इसको बोलते हैं डबल एंगल आइडेंटिटी। 2 साइन थीटा कॉस थीटा, 2 साइन थीटा कॉस थीटा ये इक्वल होता है साइन 2 थीटा के। किसके इक्वल होता है? साइन 2 थीटा, ठीक है। अगर इसको क्लोज करेंगे तो ये बनेगा, यानी 2 साइन थीटा कॉस थीटा को क्लोज करेंगे साइन 2 थीटा, या साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब ये जो लोग मैथ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने हमारे पास ICS रखी हुई है या फिर FSC प्री इंजीनियरिंग रखी है, तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक के अंदर ये फार्मूला पढ़ते हैं। इसको डबल एंगल आइडेंटिटीज बोलते हैं, साइन 2 थीटा कॉस 2 थीटा टेन 2 थीटा टेंजेंट 2 थीटा, इन सब के फार्मूलाज वहाँ पर मौजूद हैं। लेकिन जिन्होंने मेडिकल रखी वो जस्ट इस फार्मूला को याद कर लें, ठीक है, कौन सा मुश्किल है। तो ये यहाँ पे पुट करें,
तो ये बनेगा R इज़ इक्वल टू VI²। इसका प्रूफ जो है वो मैथ में मौजूद है, लेकिन हम यहाँ पर प्रूफ नहीं करेंगे, काफ़ी लेंथी प्रूफ है, हम जस्ट इस फार्मूला को यूज़ करेंगे एज इट इज़। तो 2 sin थीटा cos थीटा क्या होता है, sin 2 थीटा होता है अपॉन जी लगा दें, तो ये हमारे पास जी आ गया रेंज का फार्मूला। दिस इज़ द फार्मूला ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अब हमने फाइंड करनी है मैक्सिमम रेंज, ठीक है, क्या फाइंड करनी है, यानी रेंज मैक्सिमम क्या होगी, यानी किस एंगल पे हम बॉडी को थ्रो करें कि बॉडी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा दूर जाकर गिरे। मैक्सिमम रेंज, रेंज क्या होती है, कितनी दूर जाकर गिरा, किस एंगल पे ज़्यादा दूर जाएगा बाकी एंगल की निस्बत। तो उसके लिए कहता है कि द रेंज इज़ मैक्सिमम, यानी रेंज सिर्फ तभी मैक्सिमम होगी, द रेंज इज़ मैक्सिमम। मैं आपको यहाँ पर एक फार्मूला बताने लगा हूँ कि इफ़ द फैक्टर, कौन सा फैक्टर भाई, इफ़ द फैक्टर, अगर हमारे पास जो फैक्टर है sin 2 थीटा वो 1 हो जाए, इफ़ द फैक्टर sin 2 थीटा इज़ इक्वल टू 1, तो हम यहाँ पर sin 2 थीटा को 1 के इक्वल पुट करेंगे। स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट बात क्या है, देखें फिजिक्स के अंदर आप जितने भी फार्मूलाज पढ़ते हैं ना, वो फार्मूलाज मैक्सिमम तब होते हैं जब उनमें जो एंगल वाला फैक्टर है वो 1 के इक्वल हो जाए। जिस तरीके से इसके अंदर एंगल वाला फैक्टर क्या है, एंगल वाला फैक्टर sin 2 थीटा है। इस तरह हमने टाइम का फार्मूला पढ़ा, टाइम के फार्मूला में एंगल वाला फैक्टर क्या है, sin थीटा है, t इज इक्वल टू VI sin थीटा जी। तो एंगल वाला फैक्टर अगर 1 हो जाए तो वो फार्मूला क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। तो रेंज का फार्मूला मैक्सिमम तब होगा जब इसमें ये जो एंगल वाला फैक्टर है ये 1 हो जाए, तो इसको आप 1 रख दें। अब इसको थोड़ा सॉल्व करें, 2 थीटा वैसे लिख लें, ये साइन जब इस तरफ आएगा, जब एंगल दूसरी तरफ जाता है तो उसका इन्वर्स हो जाता है। अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पे साइन इन्वर्स 1 लेना है। भाई साइन इन्वर्स 1 कैसे लेते हैं सर, तो भाई आप पहले शिफ्ट प्रेस करें, उसके बाद साइन प्रेस करें तो साइन इन्वर्स लिखा जाएगा, फिर साथ 1 लिख दें, तो ये बनेगा 2 थीटा इज इक्वल टू साइन इन्वर्स 1 लेंगे तो ये आएगा 90 डिग्री। अब आप यहाँ पर थीटा लिखें 90 डिग्री, ये 2 इधर आकर डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ पर 2 डिवाइड कर दें तो ये क्या बनेगा 45 डिग्री। तो यानी रेंज मैक्सिमम किस एंगल पे होती है, 45 डिग्री पे। यानी अगर आप 45 डिग्री पे किसी चीज़ को थ्रो करते हैं तो वो चीज़ ज़्यादा दूर जाकर गिरेगी। 45 से अगर एंगल ज़्यादा या कम करेंगे तो फिर वो चीज़ नज़दीक गिरेगी, यानी उसकी रेंज पहले से कम हो जाएगी। तो जो ये क्रिकेट खेलते हैं बैट्समैन जो है, उनको ये कहा जाता है, उनका कोच उनको इंस्ट्रक्शंस देता है कि अगर आपने ज़्यादा दूर गेंद को फेंकना है, छक्का मारना है, तो फिर आपको जो बल्ला है वो 45 डिग्री के ऊपर हिट करना है, गेंद को 45 डिग्री पे हिट करेंगे, ज़्यादा दूर जा गिरेगी। अच्छा 45 से एंगल ज़्यादा होगा ना तो फिर वो ऊपर ज़्यादा जाएगी, नज़दीक गिरेगी, कैच हो जाएगा। तो 45 डिग्री के ऊपर जो है अगर हिट किया जाए किसी चीज़ को तो वो ज़्यादा दूर जाकर गिरती है। अब हमारे पास रेंज मैक्सिमम का फॉर्मूला क्या आया, VI² ओवर जी, चूँकि साइन 2 थीटा तो 1 हो गया, तो उसको आप 1 पुट करेंगे तो 1 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो वही आता है। तो ये हमारे पास है मैक्सिमम रेंज का फार्मूला। तो स्टूडेंट्स यहाँ तक ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। जिस तरीके से आपने पेपर में सॉल्व करना है मैंने आपको सेम टू सेम वैसे सॉल्व करवाया, ठीक है। इस तरीके से लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। पहले आपसे वो प्रोजेक्टाइल मोशन की डेफिनेशन ज़रूर पूछेगा कि डिफाइन प्रोजेक्टाइल मोशन, ड्राइव द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस फॉर प्रोजेक्टाइल मोशन। ये 3 है, 3 नहीं देगा, कोई से 2 देगा, ठीक है। मैं आपको फिर बता रहा हूँ, प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करवाएगा तो आपने डेफिनेशन लिखनी है। डेफिनेशन कैसे समझनी है, इससे प्रीवियस वीडियो के अंदर मैं उसको समझा चुका हूँ। इस वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया। प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करवाने के बाद कोई सी आपसे जो 2 डेरिवेशंस हैं वो पूछेगा, तो आपने जिस तरीके से मैंने आपको नोट करवाया है वैसे आपने ज़रूर लिख देना है। और इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ जो MCQs के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है, रेंज में आती है। तो रेंज इज़ सेम फॉर 2 एंगल्स, रेंज इज़ सेम फॉर थीटा एंड 90 डिग्री माइनस थीटा। अच्छा इसका क्या मतलब है, देखिए यहाँ पर मैं डायग्राम बना के आपको समझाता हूँ, इसके बारे में भी और इसके बारे में। बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आमतौर पर इसमें से पास्ट पेपर के अंदर MCQs आते हैं, आपको भी आ सकता है। जस्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैंने एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस बना लिया। आप जानते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्सिस कहलाती है, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस कहलाती है। और यहाँ पे ये एक फुटबॉल है या गेंद है, प्रोजेक्टाइल, इसको हमने थ्रो किया।
तो अगर हम इसको 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो ये ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। कितने एंगल पे? 45 डिग्री पे थ्रो करेंगे तो ये ज़्यादा दूर जाकर गिरेगा। ये एंगल जो है ये 45 डिग्री वाला है, ठीक है। तो रेंज मैक्सिमम है। तो दो एंगल्स के ऊपर रेंज सेम होती है और वो दो एंगल्स कौन से हैं? थीटा और 90 माइनस थीटा। मतलब देखो लेट करेंगे थीटा 30 डिग्री है, थीटा क्या है? 30 डिग्री है, थीटा 30 डिग्री है। तो थीटा को 30 पुट करें, 90 माइनस 30 क्या होगा? 60। 90 माइनस 30 क्या होता है? 60। तो अगर आप किसी चीज़ को 30 डिग्री पे थ्रो करें, लेट करें मैंने 30 डिग्री पे थ्रो किया और ये मैंने 60 डिग्री पे थ्रो किया, ये कौन से वाला है? ये 30 डिग्री वाला है, ये 60 डिग्री वाला। तो दोनों वो सेम पॉइंट पे जाकर गिरेंगे। समझ आइए आपको? यानी थीटा लेट करें 30 है तो 90 में से 30 माइनस कर दें, वो कितना आएगा? 60 आएगा ना। तो अगर आप किसी चीज़ को 30 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं या 60 डिग्री पे थ्रो कर रहे हैं, रेंज क्या आएगी? सेम आएगी। इस तरह लेट करें अगर हम थीटा जो है वो ले लेते हैं यहाँ पर 40 डिग्री, ठीक है। कितना ले लेते हैं? 40। तो थीटा मैंने ले लिया 40, तो 90 माइनस थीटा यानी 90 माइनस 40 क्या होता है? ये तो 50 होता है। तो अगर आप किसी चीज़ को 40 डिग्री पे थ्रो करें या 50 पे थ्रो करें तो वो सेम पॉइंट पे जाकर गिर जाएगी। ये आमतौर पे MCQs आता है कि फॉर विच एंगल्स रेंज इज सेम। तो नीचे दो ऑप्शन दिए होते हैं, 30 60 का दिया होगा, 35 45 का एक पेयर दिया होगा। तो आपने वो लगाना है जो इस कंडीशन को पूरा उतरे। या इसका दूसरा इसका मेथड ये है कि अगर दो एंगल्स का सम 90 डिग्री हो जाए तो उन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होती है। जिस तरह 30 प्लस 60 90 होता है तो इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम है। 40 प्लस 50 90 डिग्री होता है तो इन दोनों एंगल्स पे रेंज सेम होगी। इस तरीके से भी इसको आप याद रख सकते हैं। तीसरा तरीका ये है कि 45 में जितना एंगल प्लस करो उतना माइनस करो, वो जो दो एंगल्स आएंगे उन पर रेंज सेम होती है। जिस तरीके से लेट करें, अगर 45 में से 15 माइनस करें तो 30 आता है और 45 में 15 ही प्लस करें तो 60 आता है। तो 45 में जितना एंगल माइनस करना है उतना ही प्लस करना है, दो एंगल्स बनेंगे, उन दोनों एंगल्स पर रेंज सेम आएगी। यानी लेट करें अगर आप 45 में जो है 30 ऐड करें तो 30 माइनस करें, 30 ऐड करने से जितना एंगल आएगा 30 माइनस करने से जितना एंगल आएगा, इन दोनों एंगल्स के ऊपर रेंज क्या होगी? सेम होगी। तो इस चीज़ को आपने याद रखना है। और 45 डिग्री वो है कि जिस एंगल पे रेंज जो है वो मैक्सिमम होती है। तो ये चीज़ें हैं, ये मैंने आपको वैसे समझाई हैं MCQs के पॉइंट ऑफ व्यू से, आप इनको ज़रूर याद रख लीजिएगा। स्टूडेंट्स, अब इस टॉपिक का तो एंड हो चुका है, लेकिन आपकी बुक के ऊपर ना लास्ट में एक पैराग्राफ दिया हुआ है छोटा सा, मैं आपको वो भी समझा दूं ताकि वो भी क्लियर हो जाए, उसको भी सुन लीजिए। वो है इफ़ेक्ट ऑफ रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस। देखें जब हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं ना तो उस सामने से उसको एयर भी टकराती है, ठीक है। हम एयर को बिल्कुल ज़ीरो निगलेक्ट नहीं कर सकते। हमारी डेली लाइफ के अंदर, हमारी इस दुनिया के अंदर जब भी हम किसी चीज़ को थ्रो करते हैं, रॉकेट को थ्रो कर रहे हैं, फुटबॉल को थ्रो कर रहे हैं, किसी गेंद को थ्रो कर रहे हैं, हत्ता किसी चीज़ को भी थ्रो कर रहे हैं, तो जब वो आगे मूव करता है तो सामने से उसको एयर की रेजिस्टेंस लगती है। जैसे आप बाइक पे जा रहे होते हैं, सामने आपको एयर टकराती है। अगर आप स्लो जा रहे हैं तो एयर रेजिस्टेंस कम होती है, जितनी आप स्पीड ज़्यादा करते हैं उतनी एयर की रेजिस्टेंस, उतनी एयर आपको सामने से ज़्यादा टकराती है, आपके कपड़े वगैरह उड़ते हैं, बाल वगैरह उड़ रहे होते हैं जब आप बाइक चलाते हैं, ऐसे ही है ना। तो अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी ना तो फिर तो बॉडी दूर जाकर गिरेगी। लेकिन एयर रेजिस्टेंस का प्रोजेक्टाइल मोशन पे इफेक्ट क्या होगा? बहुत ही सिंपल है भाई। अगर सामने से एयर रेजिस्टेंस होगी तो वो सामने से फोर्स लगाएगी अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से बॉडी जो है वो जल्दी गिर जाएगा, ज़्यादा दूर नहीं जा पाएगा, तो उसकी रेंज भी पहले से कम हो जाएगी। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं होगी तो फिर दूर गिरेगा, रेंज ज़्यादा होगी। एयर रेजिस्टेंस होने की वजह से हो सकता है थोड़ा सा पीछे गिर जाए, चूँकि सामने से उसको अपोजिशन की फोर्स लग रही है, फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है, तो वो नज़दीक गिरेगा। तो एयर रेजिस्टेंस की वजह से रेंज क्या हो जाती है? कम। एयर रेजिस्टेंस की वजह से हाइट भी क्या हो जाती है? प्रोजेक्टाइल की कम हो जाती है। यानी अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो वो ज़्यादा ऊपर जाएगा, एयर रेजिस्टेंस है तो वो उतना ऊपर नहीं जा पाएगा, चूँकि उसको फ्रिक्शन की फोर्स लग रही है। तो ये आपकी बुक के ऊपर लास्ट पैराग्राफ है। अब इसकी आप पिक्चर ये वाली देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप हेडिंग देख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ एयर रेजिस्टेंस में, कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो स्लो कर देगी प्रोजेक्टाइल की मोशन को, चूँकि एयर सामने से अपोजिशन की फोर्स लगा रही है, तो इससे रिड्यूस हो जाएगी वेलोसिटी। अगर वेलोसिटी रिड्यूस हो जाएगी तो इसकी वजह से रिज़ल्ट क्या निकलेगा कि रेंज और जो हाइट है प्रोजेक्टाइल की वो पहले से डिक्रीज़ हो जाएगी। प्रोजेक्टाइल उतना दूर नहीं जा पाएगा जितना एयर रेजिस्टेंस के बगैर जा पाता, उतना ऊंचा नहीं जा पाएगा जितना एयर रेजिस्टेंस के बगैर जा पाता। अब जैसे जैसे वो बॉडी मूव करेगा, एयर रेजिस्टेंस चूँकि कांस्टेंट नहीं होती, जैसे जैसे बॉडी मूव करेगा उसकी वेलोसिटी कम होती जाएगी। वेलोसिटी कम होगी तो जो एयर रेजिस्टेंस है वो भी डिक्रीज़ होती जाएगी, जिसकी वजह से बॉडी जो है उसकी वेलोसिटी कम हो रही है। वेलोसिटी कम हो रही हो तो फिर एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है,
जिसको हम डिसरेलेशन या रिटार्डेशन का नाम देते हैं, और जो बॉडी है उसका पाथ जो है वो एग्जैक्ट पैराबोलिक नहीं बन पाएगा बल्कि ज़्यादा स्टीप हो जाएगा। तो ये लास्ट 3 सेंटेंस थे जो मैंने आपको समझा दिए। अब ये टॉपिक मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इसी के साथ ही आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।